हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 7 लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रिएशन। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। लाइफ प्रोसेस का सिंपल मतलब क्या होता है? वो सारे प्रोसेस जो किसी लाइफ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है, उसी को हम क्या बोल देंगे? लाइफ प्रोसेस। ओके। रेस्पिरेशन में होता क्या है? जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन में कि एक द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग बीइंग यूटिलाइज द फूड टू गेट एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। मतलब जितने भी फूड होते हैं, फूड से ही क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। तो जो प्रोसेस होता है फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी में कन्वर्ट करना, उसी को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। ओके। नेक्स्ट क्या है? एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन का सिंपल मतलब होता है कि जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन के बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है हमारे बॉडी में, जितने भी वेस्ट होता है उनको बॉडी से एलिमिनेट कर देना या फिर बॉडी से रिलीज कर देना, उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रिएशन। ओके। नेक्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट मीन्स न्यूट्रिशन कि टाइप कितने हैं, टाइप बोले या फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन 2 टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है कि फूड फॉर्मेशन करना, खुद से फूड को फॉर्मेशन करना। दैट मीन्स ये जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ये कौन करते हैं? ग्रीन प्लांट्स। तो ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो किसका यूज़ करते हैं? वाटर का यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, सॉल्ट, किसके प्रेजेंस में? सनलाइट। और ये प्रोसेस होता कहाँ है? ये प्रोसेस होता है प्लांट के ग्रीन पार्ट में। ग्रीन पिगमेंट का रीज़न क्या होता है? कि वहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनिज्म सेल्फ अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कौन आ जाते हैं? जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं। तो ग्रीन प्लांट्स में कैसे होता है ये प्रोसेस? अगर हम देखें कि कोई भी प्लांट में क्या होता है? वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होता है? वाटर होता है रूट के थ्रू। यानी रूट क्या करते हैं? वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके प्लांट के लीफ तक क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट के प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट्स में एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या प्रिपेयर करता है? फूड प्रिपेयर करता है। तो प्लांट सेल्फ अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में प्रोसेस क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल्स सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस होता है। फोटो में फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन करना। तो लाइट के प्रेजेंस में फूड फॉर्मेशन करना ही होता है फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट के प्रेजेंस में ये प्रोसेस होता कहाँ है? क्लोरोफिल में होता है। क्लोरोफिल में प्रोसेस होता है जिससे क्या बन जाता है? ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एज अ बाई प्रोडक्ट, और ग्लूकोज क्या करते हैं? ग्लूकोज उसमें मेन प्रोडक्ट बन जाते हैं। इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक साथ फोटोसिंथेसिस। इसी के थ्रू प्लांट अपना फूड फॉर्मेशन करते हैं। ओके। अब एस्टोमेटा। तो एस्टोमेटा क्या है? ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एस्टोमेटा का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। एस्टोमेटा क्या होते हैं? जो प्लांट के लीफ में छोटे छोटे स्पोर होते हैं। ओके। जिसको क्या बोलेंगे हम? एस्टोमेटा। एस्टोमेटा का क्या काम होता है? जो गैसेस होते हैं उनको एक्सचेंज करना। ओके। तो एस्टोमेटा क्या करते हैं? जब फोटोसिंथेसिस होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को इन करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। दैट मीन्स जैसे फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो गया डे के टाइम में,
क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में होना है। दैट मीन्स क्या रिक्वायर्ड है, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले लेंगे और क्या रिलीज कर देंगे, ऑक्सीजन को। तो ये जो गैसों का एक्सचेंज होता है ये किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा डे के टाइम में ओपन होता है और नाइट के टाइम में क्लोज होता है, क्योंकि नाइट के टाइम में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, इसीलिए नाइट के टाइम में स्टोमेटा क्लोज होता है। ओके, नेक्स्ट हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का सिंपल मतलब होता है कि फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होना। तो अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड है, उसी को हम क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, अब हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कौन कौन आ जाएंगे, हार्बिवोर्स आ जाएंगे, कार्निवोर्स आ जाएंगे, ओमनिवोर्स आ जाएंगे। ये सब क्या होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड होते हैं। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम कुछ पार्ट में क्या कर सकते हैं, हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, सैप्रोफाइट का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो अगर डेड ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो एक इसके लिए एग्जांपल क्या है, राइजोपस है, ईस्ट है, मशरूम है। ये सब ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो डेड ऑर्गेनिज्म से ही अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर एग्जांपल आपको दिख रहा है मशरूम है, तो मशरूम के एक सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स जो यहाँ पर जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हीं से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, अपने नरिशमेंट लेते हैं। ओके, सेकेंड है पैरासाइटिक। पैरासाइटिक का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर सर्वाइव करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं, नरिशमेंट लेते हैं, फूड लेते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, पैरासाइटिक। पैरासाइटिक का मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहना, उन्हीं के बॉडी से क्या करना, फूड मटेरियल को लेना एज अ होस्ट के जैसा। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। जैसे मॉस्किटो है, लाइस, टेपवर्म, कैस्कटा, प्लाज्मोडियम, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। तो आपको न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं सारे एनिमल्स किस में आ जाते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन में। दैट मीन्स अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो फूड को इंजेशन करेगा, इंजेशन मतलब जो अंदर ले लेगा फूड को, किसके थ्रू, या तो वो लिक्विड या फिर सॉलिड के फॉर्म में। तो जितने भी यहाँ पर बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब किस में आ जाते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन में आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन का सिंपल मतलब क्या होता है कि फूड को ब्रेक करना और छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देना। ओके, उसी को हम क्या बोलेंगे, डाइजेशन। तो डाइजेशन का प्रोसेस सिंपल है कि अगर कोई फूड को स्मॉल स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर दे, ओके, उसी को हम क्या बोलेंगे, डाइजेशन। ओके, तो डाइजेशन प्रोसेस इन ह्यूमन बॉडी, तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है, ये माउथ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ से। यानी जो भी फूड हम क्या करेंगे, यूज़, जो भी फूड इनटेक करेंगे तो फर्स्ट कहाँ पर आएगा, माउथ में। माउथ में क्या होता है, इसको अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में इसको क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है। तो एक्चुअल में यहाँ पर जैसे यहाँ पर फूड ब्रेक डाउन होने स्टार्ट करते हैं, फूड को छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पर माउथ में क्या होता है, ऊपर साइड और नीचे यहाँ पर क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड है जो क्या करते हैं, सलाइवा सिक्रेट करते हैं। तो सलाइवा का क्या काम होता है, ये जो स्टार्च होते हैं फूड में, स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ग्लूकोज में। तो स्टार्च को ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट करता है, जो सलाइवा सिक्रेट होता है सैलिवरी ग्लैंड से।
तो जो सैलिवरी ग्लैंड है वो क्या सीक्रेट करेगा, सलाइवा। और सलाइवा का क्या काम होता है कि सिंपल काम है सलाइवा का कि ये करेगा स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। ओके, बाकी जो फूड है वो कहाँ होगा, जितने अभी फूड पूरे कहाँ पर चलेंगे, सारे फूड चलेंगे स्टमक में। ओके, अब स्टमक में यहाँ पर क्या प्रोसेस होता है, पहले मोस्ट ऑफ द जो इसमें स्टार्च होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो गए, अभी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गए। ओके, ग्लूकोज या फिर आप उसको क्या बोल सकते हो, ओलिगोसैकेराइड या फिर ग्लूकोज, राइट। अब यहाँ पर जो फूड जैसे क्या हो गया, हमने अच्छे से उसको चबा लिया, उसमें अच्छे से सलाइवा मिक्स हो गया और वहाँ पर जितने भी क्या थे मोस्ट ऑफ द स्टार्च किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में। अब ईसोफेगस के थ्रू कहाँ पर आ जाते हैं, सारे फूड आ जाते हैं स्टमक में। अब स्टमक में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 3 रिएक्शन होता है। कौन कौन सा है, एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक है पेप्सिन और एक है लाइपेज। ठीक है, तो सबका अलग अलग काम है। ठीक है, सबका अलग अलग काम है। तो यहाँ पर HCl का क्या काम होता है कि यहाँ पर आगे के प्रोसेस के लिए, क्योंकि फूड में बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, तो प्रोटीन्स को अगर ब्रेक डाउन करना है तो प्रोटीन को पेप्सिन क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करते हैं। लेकिन वो पेप्सिन उसी कंडीशन में फूड को ब्रेक कर पाते हैं अगर स्टमक में एसिडिक होगा तब। इसीलिए स्टमक में कौन सा एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट मीन्स HCl, कौन सा एसिड होता है, HCl। तो HCl क्या करते हैं, फूड को एसिडिक बना देते हैं। तो जैसे फूड एसिडिक हो जाएगा, अब स्टमक में जो जितने प्रोटीन्स होते हैं तो क्या होता है, मैक्सिमम प्रोटीन यहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाता है। ओके, तो स्टमक में यहाँ पर पहले क्या हो गया, HCl क्या कर दिया, फूड को एसिडिक बना दिया। फिर पेप्सिन एंजाइम्स क्या करेंगे, प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको बोलोगे पेप्टाइड या फिर आप बोलोगे अमीनो एसिड। कौन से एसिड, अमीनो एसिड में। ओके, अमीनो एसिड में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। कौन, पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम्स का काम है प्रोटीन को ब्रेक करना और अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देना। अच्छा, अब इसमें फैट रहता है कुछ, फैट को क्या करते हैं, जो डाइजेस्ट करने का काम है या फिर ब्रेक करने का काम कौन करते हैं, लाइपेज एंजाइम करते हैं। तो लाइपेज का क्या काम होता है, लाइपेज फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। फैट को फैटी एसिड में या फिर ग्लिसरॉल में कौन कन्वर्ट करता है, लाइपेज एंजाइम कन्वर्ट करते हैं। ओके, अब यहाँ पर मैक्सिमम जो ब्रेकडाउन होना है तो मैक्सिमम ब्रेकडाउन वाला प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन 100% कम्प्लीटली ब्रेकडाउन नहीं होता, मैक्सिमम ब्रेकडाउन, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन हो, चाहे वो प्रोटीन का हो, चाहे वो फैट का हो, तो मैक्सिमम ब्रेकडाउन यहाँ तक कहाँ पर हो गया, मैक्सिमम ये स्टमक में। पहले माउथ में यहाँ पर स्टार्च बोले या तो कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च बोले या फिर कार्बोहाइड्रेट, तो उसका जो ब्रेकडाउन होता है वो कौन किया, सैलिवरी ग्लैंड से सीक्रेट होने वाला एंजाइम्स कौन सा है, सलाइवा है। फूड ईसोफेगस से कहाँ आ गया, स्टमक में। अब स्टमक में 3 एंजाइम्स क्या किया, एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स जो सीक्रेशन होता है, दूसरा क्या करते हैं, पेप्सिन। पेप्सिन का क्या काम है, पेप्सिन का काम है प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देना, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर स्टमक में और एक यहाँ पर होता है म्यूकस। म्यूकस यहाँ पर मेंशन नहीं है। म्यूकस का काम क्या होता है कि स्टमक एसिडिक होने से किसी भी टाइप का प्रॉब्लम ना हो, स्टमक डैमेज ना हो जाए, तो यह म्यूकस क्या करते हैं, एक लेयर बना लेते हैं स्टमक के चारों साइड में, जिससे क्या ये मतलब स्टमक का आउटर साइड क्या हो, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए याद रखना है कि कौन होता है जो उसको प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तो जो प्रोटेक्शन का काम करते हैं, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड खतरनाक है, एसिड है, तो उससे प्रोटेक्शन का काम कौन करते हैं, म्यूकस। तो जो म्यूकस है,
ये म्यूकस का काम क्या होता है? म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से स्टमक को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ओके, अब इसके बाद क्या हो जाएंगे? ये आगे आ जाएंगे। यहाँ से फूड पूरा कहाँ पर आएंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ हो ज़्यादा कितना होता है लेंथ इसका? लगभग 6 मीटर। तो लगभग 6 मीटर होता है इसका लेंथ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे फूड यहाँ पर आते हैं तो यहाँ से क्या होता है? ये पैनक्रियाज है और यहाँ पर क्या है? लीवर। ये दोनों क्या करते हैं? कुछ जूस सिक्रेट करते हैं, कुछ हार्मोन सिक्रेट करते हैं। तो यहाँ पर जो लीवर का काम क्या होगा? लीवर क्या करते हैं? अब पूरा 100% जो यहाँ पर प्रोटीन था, फैट था, वो कम्प्लीटली तो ब्रेक नहीं हुआ, मैक्सिमम हो गया। अब जो पार्ट बचा हुआ है उनको कहाँ के ब्रेक करना है? उनको ब्रेक करना है हमें कहाँ पर? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेक करना है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेक करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है? यहाँ पर अभी पूरा जो हमारा यहाँ पर जितने भी मटेरियल है, जितने भी फैट हैं, जो प्रोटीन है, तो ये सारे जो ब्रेक हुआ है, बाकी बचा हुआ जो भी पार्ट है वो क्या है? एसिडिक मीडियम है। अब यहाँ से क्या करते हैं? लीवर का क्या काम होता है? यहाँ से एक जूस सिक्रेट करते हैं जिसका नाम है बाइल जूस। कौन सा जूस? बाइल जूस। तो बाइल जूस का क्या काम है? बाइल जूस क्या करते हैं? जितने भी फूड है, फूड को बेसिक में कन्वर्ट करते हैं। बेसिक का मतलब एल्कालीन में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी फूड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? एल्कालीन में। एल्कालीन का मतलब होता है बेसिक। तो बेसिक मीडियम में कौन कन्वर्ट कर देगा? बाइल जूस। तो बाइल जूस जैसे सीक्रेट कहाँ से होता है? लीवर से। तो बाइल जूस सीक्रेट होने से फूड क्या हो जाएगा? अभी पूरा बेसिक हो जाएगा। अब जैसे ही ये फूड बेसिक हो गया, अब पैनक्रियास क्या करेगा? यहाँ से पैनक्रियास अभी यहाँ से एंजाइम सीक्रेट कर देगा। तो पैनक्रियास कौन कौन से एंजाइम्स को सीक्रेट करते हैं? एक है ट्रिप्सिन और दूसरा है लाइपेज। ओके, तो यहाँ पर पैनक्रियास क्या करेंगे? सीक्रेट करेंगे ट्रिप्सिन, लाइपेज। तो इसका क्या क्या काम होता है? अब जो अपना जो फूड है, अभी फूड क्या हो गया? अभी बेसिक हो गया। तो बेसिक अब इसका काम क्या होता है? ट्रिप्सिन और लाइपेज का। ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन को सिंथेसिस कर देगा। फैट को फैटी एसिड में कौन कन्वर्ट करता है? लाइपेज करता है। तो लाइपेज का काम क्या है? फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करना। तो लाइपेज अभी पूरा। तो मैक्सिमम जो न्यूट्रिशन है उनका भी एब्जॉर्प्शन होना है। अभी क्या हो गया? डाइजेस्ट हो गया। डाइजेस्ट होने के बाद अभी यहाँ पर क्या होना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन होना है फूड का। तो फूड में से जो न्यूट्रिएंट है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उनका एब्जॉर्प्शन होना है। तो कौन करेंगे? तो यहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? विली। क्या बोलेंगे? विली। विली का क्या काम होता है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब ऐसा वाला स्ट्रक्चर होता है, ये ऐसा वाला स्ट्रक्चर होता है। तो ये इसका क्या काम होता है विली का? कि इसके देखो सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो मैक्सिमम न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगा और ब्लड में भेज देंगे। किसका काम? ये विली का। तो मैक्सिमम जो न्यूट्रिएंट है उनको एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन होके कहाँ पर इसको भेजा जाएगा? ब्लड में। अब ब्लड उनको जाके कहाँ पर? हर एक सेल्स तक डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। अब क्या बचा है? लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो फूड है वो कहाँ चले जाएंगे? लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ क्या होता है? कम होता है। ओके, तो लार्ज इंटेस्टाइन जैसे हम बात करें कि इसकी स्मॉल की, तो कितना था? स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ था ये लगभग 6 मीटर। ठीक है, 6 मीटर। और इसका जो लेंथ है अप्रॉक्स में 2 मीटर लेंथ होता है। अप्रॉक्स में कितना मीटर? 2 मीटर के आसपास। ओके, तो 2 मीटर इसका लेंथ होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। अच्छा,
लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, अभी क्या हुआ, जितने भी न्यूट्रिएंट है उनका तो एब्जॉर्प्शन हो गया, बट वाटर मॉलिक्यूल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम होगा, वाटर एब्जॉर्ब कर लेना। ओके, वाटर जितना एब्जॉर्प्शन वो कहाँ से होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से होता है। अच्छा, वाटर एब्जॉर्प्शन के बाद अभी जो है ये हमारे लिए वेस्ट मटेरियल है, तो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन से जो वेस्ट मटेरियल है उनको बॉडी से एक्सक्रिएट किया जाता है, किसके थ्रू, एनएस के थ्रू। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट करता है, एंजाइम है सलाइवा। सलाइवा का काम है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। प्रोटीन को किस में, अमीनो एसिड में कौन कन्वर्ट करता है, पेप्सिन, एंजाइम पेप्सिन। फैट को फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल में कौन कन्वर्ट करता है, लाइपेज। ओके, अब देखो हमें एनर्जी मिलता है तो कैसे मिलता है, एनर्जी हमें एटीपी के फॉर्म में मिलता है। तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये वाला पूरा पार्ट जो आपको दिख रहा है ये एडिनोसिन है, और यहाँ पर देखो 3 फॉस्फेट है, इसलिए 3 दैट मीन्स ट्राई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पर जैसे हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, तो यहाँ से एक फॉस्फेट यानी जो लास्ट वाला फॉस्फेट का बॉन्ड है ये बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक। दैट मीन्स लास्ट वाले फॉस्फेट का जो बॉन्ड है उस बॉन्ड ब्रेक होकर हमें क्या प्रोवाइड करेगा, एनर्जी। तो ये फॉस्फेट जैसे ही वहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर देगा हमें एनर्जी रिलीज कर देगा, सेल से क्या रिलीज हो जाएगा, एनर्जी। उसी एनर्जी का हम क्या करते हैं, अपने जो भी एक्टिविटी उसमें यूज़ करते हैं। फिर से हम क्या करेंगे, जैसे ही न्यूट्रिशन आ गया फिर से बॉडी में स्टोर करने के लिए क्या करते हैं, फिर से एनर्जी एब्जॉर्ब करके फॉस्फेट को फिर से बाइंड कर दिया जाता है ताकि फिर से वो एनर्जी को रिलीज कर सके। तो देखो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट दैट मीन्स एटीपी, लेकिन जब 1 यहाँ फॉस्फेट निकल गया तो 2 बचा है, 2 के लिए डाई बोलेंगे, तो इसका नाम क्या होगा, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट दैट मीन्स एडीपी। ओके, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। तो इसी प्रोसेस से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। तो एनर्जी के लिए क्या, हमारे बॉडी में जो भी एनर्जी हमें मिलता है वो किसके थ्रू, एटीपी के थ्रू। ओके, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन का सिंपल मतलब होता है सब्सटेंस को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, यही होता है ट्रांसपोर्टेशन। तो हम देखेंगे हमारे बॉडी में हार्ट का क्या रोल है ट्रांसपोर्टेशन में, हार्ट का रोल, तो हार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बॉडी में जिसको अभी हम समझेंगे। तो यहाँ पर हार्ट का रोल क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन में, तो फर्स्ट हम देखते हैं जो ह्यूमन हार्ट है वो 4 चैम्बर का बना होगा। कितने चैम्बर का बना होता है, 4 चैम्बर। फर्स्ट कौन आता है, राइट ऑट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर में डिवाइड रहता है। और जो ब्लड जो होता है हार्ट में आता है, जैसे हार्ट में ब्लड कहाँ से आता है, जो लोअर पार्ट से जो आते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, इन्फीरियर वेना क्या बोल सकते हैं, जो लोअर पार्ट से ब्लड इंटर होते हैं हार्ट में, और अपर पार्ट से जो ब्लड आते हैं उसको हम क्या हो, सुपेरियर वेना के बोल सकते हैं। अब ये ब्लड इंटर कहाँ पर होते, पूरे बॉडी से ब्लड इंटर होता है राइट ऑट्रियम में इंटर होता है। तो राइट ऑट्रियम में ब्लड इंटर होता है, उसके बाद सारे ब्लड कहाँ चला जाता है, राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है, ये फिर हार्ट से बाहर चला जाता है। तो ये हार्ट से बाहर किसके थ्रू जाता है, ये पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में चला जाता है। मतलब जितने ब्लड आया है अभी वो सारे ब्लड फिर हार्ट से बाहर चला जाएगा, किसके थ्रू जाएगा, ये पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू। ठीक है, अब ये जाएंगे कहाँ पर, लंग्स में। तो लंग्स में जाने के बाद लंग्स में वहाँ पर क्या करते हैं, ऑक्सीजन को वहाँ पर बाइंड करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। दैट मीन्स ये वाला जो पार्ट है, ये दोनों पार्ट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दोनों साइड में यानी आपका राइट वाला जो पार्ट है यहाँ पर जो ब्लड है वो कौन सा ब्लड है, CO2 वाला ब्लड, जिसको हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब इम्प्योर ब्लड। तो हमारे बॉडी में इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है राइट वाले पार्ट में, हार्ट के
राइट पार्ट में फ्लो होगा इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर का सेंस क्या है, इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब ये सारे ब्लड कहाँ चला गया, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू कहाँ चला गया, लंग्स में। लंग्स में जाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया और ऑक्सीजन को बाइंड किया, फिर सारे ब्लड फिर से इंटर होगा हार्ट में, लेकिन जिस ट्यूब के थ्रू होगा उसका नाम है पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हार्ट में फिर इंटर होता है। इंटर कहाँ पर होगा, लेफ्ट ऑट्रियम में इंटर होता है। लेफ्ट ऑट्रियम से कहाँ जाएगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ये सारे ब्लड क्या होता है, बॉडी से मतलब हार्ट से कहाँ हो जाएगा, बाहर जाएगा। तो जहाँ से पूरे ब्लड बाहर जाएगा उसको क्या बोलते हैं हम, ऑर्टा बोलते हैं। ऑर्टा मतलब जहाँ से सारे ब्लड हार्ट से निकलता है। और ऑर्टा से उसके बाद कहाँ पर, आर्टरीज के थ्रू पूरे बॉडी के हर पार्ट में ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन होना है। तो ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू होता रहता है। ओके, इसी प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, हार्ट पंपिंग करता है और ब्लड को कंटिन्यू आगे भेजता है। अच्छा, अब यहाँ पर दूसरे डायग्राम में हम इसी चीज़ को समझते हैं कि दूसरे डायग्राम में, तो यहाँ पर क्या है कि ये लोअर पार्ट है। ये क्या है, ये लोअर पार्ट है। लोअर पार्ट से बॉडी के हर एक लोअर पार्ट से इंटर कहाँ पर होता है, ये होता है राइट ऑट्रियम में। तो राइट ऑट्रियम में सारे ब्लड इंटर हुआ, तो और ऊपर से यानी जो ब्रेन वाला पार्ट, यहाँ से सारे ब्लड आया। ये दोनों कहाँ से आया, एक ऊपर वाले पार्ट से, एक लोअर पार्ट से। तो ये ब्लड जहाँ पर इंटर हुआ उसका नाम है क्या, राइट ऑट्रियम। तो राइट ऑट्रियम में इंटर हुआ, उसके बाद राइट ऑट्रियम से कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। लेफ्ट वेंट्रिकल से आपको दिख रहा है ये ब्लड कहाँ चला गया, ये चला गया लंग्स में। देखो इधर कुछ चला गया और इस साइड कुछ चला गया, तो ये चला गया लंग्स में। अब लंग्स में क्या करेंगे, जिसके थ्रू गया उसका नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी नाम है। अब पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा लंग्स में। लंग्स में जाकर कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, रिलीज कर देगा और ऑक्सीजन को बाइंड करेगा। अब जैसे ऑक्सीजन बाइंड होगा ये ब्लड फिर से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन्स, इसके थ्रू इंटर कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा लेफ्ट वाले ऑट्रियम में इंटर होगा। लेफ्ट ऑट्रियम से फिर कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से होता है ब्लड फिर बॉडी के हर एक पार्ट तक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये प्रोसेस क्या होता है, कंटिन्यू चलता रहता है, कंटिन्यू। ओके, एक बार क्या होता है नहीं, हार्ट का जो 4 चैम्बर है, तो यहाँ पर हाफ पोर्शन में प्योर ब्लड फ्लो होता है, हाफ पोर्शन में क्या होता है, प्योर, हाफ में इम्प्योर। तो जो इम्प्योर को हम क्या बोलेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो प्योर वाले को क्या बोलेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसका मतलब हार्ट से ब्लड 2 टाइम्स सर्कुलर होता है, इसलिए इसको बोला जाता है डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। कहाँ से होते हैं, ऑल पार्ट ऑफ बॉडी से। तो पूरे पार्ट से जो ब्लड है वो कहाँ पर, राइट ऑरिकल या ऑट्रियम में इंटर होता है। ओके, राइट ऑरिकल या ऑट्रियम से कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरीज में। पल्मोनरी आर्टरीज से ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स में। लंग्स से ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, फिर कहाँ जाएंगे, लेफ्ट ऑरिकल या फिर ऑट्रियम में, और फिर वहाँ से कहाँ जाएंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा, और ऑर्टा से फिर से ऑल पार्ट और ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो ये जो सर्कल ये कंटिन्यू क्या होता है, ऐसे रोटेट होता रहता है। तो ओके, नेक्स्ट टॉपिक रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन सिंपल हमें पता है कि लिविंग बींग्स में फूड को ब्रेक करके एनर्जी में कन्वर्ट करना ही होता है रेस्पिरेशन। अच्छा, अभी प्रोसेस होता कैसे है यहाँ पर हम देखेंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन में, तो रेस्पिरेशन में सिंपल यहाँ पर हमें, अगर हम हार्ट के बारे में हमने स्टडी कर लिया, अब यहाँ पर हम लंग्स के बारे में देखेंगे। तो लंग्स में क्या होता है, कैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर हम देखें लंग्स का क्या काम होता है, तो लंग्स का काम है
कि गैसों को एक्सचेंज करने का काम होता है। तो आखिर ये गैसों का एक्सचेंज होता कैसे है? तो देखो यहाँ पर एक छोटा सा एक सेक्शन यहाँ पर लिया गया है। तो ये जो सेक्शन आपको इसमें गोल गोल दिख रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? एक छोटा सा गोल को क्या बोलते हैं? हम एल्वियोली बोलते हैं। तो इसका काम क्या होता है? इस एल्वियोली के जो एल्वियोली हैं इसके ऊपर बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। अब यहाँ पर ब्लड वेसल्स का क्या काम है कि जैसे ही ब्लड कहाँ से आएंगे? हार्ट के राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू इंटर किस में करेंगे? लंग्स में। तो यहाँ पर जैसे ही एल्वियोली से ब्लड वेसल से ब्लड पास होगा तो जितने कार्बन डाइऑक्साइड है वो वहाँ पर क्या होगा? रिलीज हो जाएगा। किस में चले जाएंगे? पूरे लंग्स में। ओके, अब लंग्स के अंदर से देख रहे ट्यूब, मतलब बहुत सारा खाली स्पेस है, बहुत ज़्यादा खाली स्पेस। अच्छा, अब जैसे ये ब्लड फिर वापस जाते टाइम अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड करके ले जाएगा। मतलब ये एल्वियोली जो है जिसके ऊपर ब्लड के वेसल्स होते हैं, इसका काम होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना, ऑक्सीजन को बाइंड करना और अपने साथ ले जाना। मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन में कौन हेल्प करते हैं? ब्लड के थ्रू होता है। लेकिन जो एक्सचेंज वाला प्रोसेस है, जैसे हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन में विली है, वैसे यहाँ पर एल्वियोली हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे, ऑक्सीजन को बाइंड करेंगे और फिर से बॉडी के हर एक सेल्स तक क्या उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम होगा। तो यह इसका मतलब जो ह्यूमन लंग्स है, लंग्स का काम ही होता है कि गैसों का एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। सिस्टम इन ह्यूमन, the biological process of removal of harmful nitrogenous metabolic waste from the body is called excretion. That means बॉडी में जितना भी हार्मफुल नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट होगा उसको रिलीज कर देना, उसी को क्या बोलेंगे हम? एक्सक्रिएशन। अच्छा, अब एक्सक्रिएशन का काम कौन करते हैं? तो जो किडनी है, किडनी का काम क्या होता है? ये ब्लड को फिल्टर करते हैं और जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस हैं उनको बॉडी से रिलीज कर देते हैं। तो यहाँ पर दो किडनी हैं, किडनी में टोटल अगर हम इसमें देखें लगभग 1.2 मिलियंस नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है ह्यूमन किडनी में। अब इसका फंक्शन कैसे होता है, कैसे काम करता है? तो सिंपल कि जो किडनी का काम है, किडनी का काम क्या है कि ब्लड को फिल्टर करेगा, ये हो गया इसका काम। दैट मीन्स जैसे ही ब्लड किडनी में आएगा ब्लड फिल्टर होगा और जितने भी फिल्टर्ड हो गया ब्लड, जैसे यहाँ पर रेड वाला दिख रहा है रेड, तो रेड वाले में क्या होगा? इम्प्योर ब्लड है। और जैसे किडनी के अंदर गया फिल्टर होने के बाद यहाँ पर जो ब्लू वाला है इसमें क्या हो गया? ये ब्लड ब्लू वाले में से चला गया। तो यहाँ पर जो रेड वाले में ब्लड फ्लो हो रहा है, रेड जो ट्यूब दिख रहा है उसमें इम्प्योर ब्लड है, मतलब जिस ब्लड को अभी फिल्टर होना है। जैसे भी में आ गया, किडनी के अंदर क्या होगा? नेफ्रॉन होगा। नेफ्रॉन क्या करेगा? पूरे ब्लड को फिल्टर कर देगा और जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस हैं उसको कहाँ पर? ये यूरेटर के थ्रू कहाँ पर अलग कर देंगे? ये यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर में, यानी यूरिनरी ब्लैडर में क्या होगा? सारे हार्मफुल सब्सटेंस को यहाँ पर रिलीज किया जाएगा। अब यहाँ पर प्रोसेस क्या होता है? अगर हम किडनी को देखें, किडनी में ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है। ये नेफ्रॉन का डायग्राम है। तो नेफ्रॉन में होता क्या है, तो हम क्या बोलेंगे? ये हो गया वोमन कैप्सूल। यहाँ पर वोमन कैप्सूल में होता क्या है कि यहाँ पर जैसे ही ब्लड इसके अंदर इंटर करेंगे तो यहाँ पर हाई प्रेशर रहता है। तो हाई प्रेशर से ब्लड में जितने भी सब्सटेंस होते हैं तो जो हम बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, कुछ सब्सटेंस यूजफुल भी होते हैं जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स, कुछ मिनरल्स है ना, वो भी क्या होते हैं यहाँ से एक्सक्रिएट हो जाते हैं, जिनको बाद में फिर से एब्जॉर्ब किया जाता है, रीअब्जॉर्प्शन। अच्छा, अब यहाँ पर मैक्सिमम हार्मफुल सब्सटेंस को क्या किया जाता है? एक्सक्रिएट किया जाता है और फिल्टर होकर ब्लड यहाँ से फिर आगे निकल जाता है। तो यहाँ पर किडनी का काम क्या है? किडनी ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं और इसका मेन
जो किडनी में होता है वो छोटे छोटे बहुत सारे मिलियंस में नेफ्रॉन्स होता है, और इस नेफ्रॉन जो कनेक्ट होते हैं जिस ट्यूब से, उसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। मतलब एक कलेक्टिंग डक्ट से सारे नेफ्रॉन कनेक्ट होते हैं, और जितने भी वेस्ट मटेरियल आता है उनको कहाँ पर जाके स्टोर किया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर किया जाता है, और बाद में यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रिएट किया जाता है। अब यहाँ से जितने भी मिनरल्स है, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, यहाँ से क्या होता है, जितने भी मिनरल्स या फिर वाटर मॉलिक्यूल जो हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल है, इम्पोर्टेंस है, उनको यहाँ से रीअब्जॉर्ब किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो फंक्शन की सिंपल सा क्या हो गया, नेफ्रॉन का काम क्या हुआ, ब्लड को फिल्टर करना। दैट मीन्स किडनी का काम क्या हुआ, ब्लड को फिल्टर करना और जितने हार्मफुल सब्सटेंस को एक्सक्रिएट करना। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट्स। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा होता है? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का मतलब सिंपल है कि एक जगह से दूसरे जगह किसी सब्सटेंस को पहुंचाना। तो प्लांट में होता क्या है, प्लांट में जो ये रूट है, ओके, तो रूट से क्या होता है, वाटर मिनरल्स का एब्जॉर्ब होता है और कहाँ तक पहुंचाना होता है, लीफ तक। तो ये जो लीफ तक पहुंचाने का काम करते हैं, ये कौन करते हैं, जाइलम करते हैं। जाइलम का काम क्या होता है, वाटर मिनरल्स को रूट से लीफ तक ट्रांसपोर्ट करने का काम किसके ऊपर है, जाइलम के ऊपर है। फ्लोएम टिश्यूज का काम क्या होता है, फ्लोएम टिश्यू का काम होता है कि प्लांट के लीफ में फोटोसिंथेसिस से जो फूड बनेगा, जो ग्लूकोज बनेगा, उस ग्लूकोज को प्लांट के हर एक सेल्स तक डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किसका है, फ्लोएम का है। ओके, तो फ्लोएम यहाँ पर क्या होता है, फ्लोएम में जितने भी यहाँ पर मान लो लीफ में क्या बन रहा है, ग्लूकोज। अब जहाँ पर ग्लूकोज बन रहा है हायर कंसंट्रेशन है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में क्या फ्लो हो जाएगा, यहाँ पर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है किसके थ्रू, फ्लोएम टिश्यू के थ्रू। जाइलम क्या करते हैं, जाइलम लो कंसंट्रेशन से, जहाँ कंसंट्रेशन कम है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर फ्लो होता है। ओके, तो यहाँ पर याद रखना है कि अगर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर फ्लो हो जाए, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। बट अगर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में फ्लो हो जाए, उसको क्या बोला जाता है, डिफ्यूजन। तो जाइलम में क्या होता है, ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कहाँ पर होता है, लीफ तक हो जाता है। और फ्लोएम टिश्यू का क्या काम होता है, फ्लोएम टिश्यू जो ग्लूकोज बनता है, फूड बनता है, उस फूड को ट्रांसपोर्ट करते प्लांट के हर एक टिश्यू में, किसके थ्रू करते, डिफ्यूजन के थ्रू। दैट मीन्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आता है। ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन का सिंपल मतलब क्या है कि ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है एक प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट वाटर को लॉस कर देते हैं। तो प्लांट के जो सरफेस से वाटर का क्या हो जाना, लॉस हो जाना, उसी को क्या बोला जाता है, ट्रांसपीरेशन। दैट मीन्स प्लांट के लीफ से वाटर क्या हो जाना, रिलीज हो जाता है, किसके थ्रू, इवापोरेट हो जाता है, इसको बोल सकते हो, या फिर इसको हम सिंपल बोल सकते हैं कि ट्रांसपीरेशन होना, वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाना। ओके, अब देखो डे के टाइम में जैसे ही प्लांट के लीफ में क्या होता है, यहाँ पर जाइलम क्या किया, वाटर एंड मिनरल्स को कहाँ भेज दिया, लीफ में। अब डे के टाइम में फोटोसिंथेसिस हुआ, बट यहाँ पर डे के टाइम में टेम्परेचर ऐसे ही ज़्यादा हो गया, बहुत सारे वाटर क्या हो जाता है, यहाँ पर इवापोरेट हो जाता है। दैट मीन्स वाटर क्या होता है, लॉस हो जाता है। उसी वाटर लॉस को क्या बोला जाता है, ट्रांसपीरेशन। नेक्स्ट है एंजाइम। एंजाइम का मतलब क्या होता है कि एंजाइम एक कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, जो किसी भी काम को कर लेगा, पूरा रिएक्शन को कंप्लीट कर लेगा, लेकिन खुद चेंज नहीं होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो एंजाइम है, जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। तो एंजाइम्स का काम क्या है, एज अ कैटलिस्ट। दैट मीन्स बायोलॉजिकल प्रोसेस जो होगा या फिर केमिकल प्रोसेस,
उसको क्या कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं। तो सिंपल है यहाँ पर कि अगर कोई किसी, और जो एंजाइम्स होते हैं ये कहाँ मिलेगा, सिर्फ एनिमल और प्लांट ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंजाइम्स को प्रोड्यूस कर कौन करेंगे, एनिमल्स एंड प्लांट्स। हेल्प क्यों करते, किस में हेल्प करते हैं, जितने भी केमिकल चेंजेस होता है उसको बहुत ही फास्ट कर देता है। तो केमिकल चेंजेस को बहुत फास्ट कर देगा और इसमें किसी भी टाइप का चेंजेस नहीं होगा, जितना रहेगा अमाउंट उतना ही रहेगा, लेकिन रिएक्शन को कंप्लीट कर देगा। तो ये काम होता है किसका, एंजाइम का। तो अगर ये किसी प्लांट और एनिमल में है एंजाइम और एज अ कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, बायो कैटलिस्ट बोलते हैं। तो एंजाइम का काम क्या हो गया, किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को फास्ट करना, बहुत ज़्यादा फास्ट कर देना। लेकिन उसमें एंजाइम सेल्फ क्या होता है, चेंज नहीं होता। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है ये सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस को क्या करना है, ब्रेक करना है। तो सब्सटेंस को क्या करेंगे, एंजाइम यहाँ पर अपने में इसमें फंसा लिया है, ये लॉक एंड की सिस्टम से काम करते हैं। अच्छा, जैसे यहाँ पर फंस गया तो क्या करेंगे, बीच वाला जो बॉन्ड था, बॉन्ड को एंजाइम ने तोड़ दिया। अब क्या हो गया, यहाँ पर जो सब्सटेंस था वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो एंजाइम्स हर जितने भी सब्सटेंस होते हैं, तो हर सब्सटेंस के लिए अलग टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट होता है। ऐसा नहीं कि एक सब्सटेंस, मतलब अलग अलग सब्सटेंस के लिए एक ही टाइप के एंजाइम, ऐसा नहीं है, क्योंकि लॉक एंड की सिस्टम से काम करते हैं। मतलब अगर जैसे एक की जो है एक पर्टिकुलर लॉक में खोलने के लिए काम आता है, उसी टाइप का जो एक स्पेसिफिक एंजाइम है वो किसी स्पेसिफिक सब्सटेंस को ही ब्रेक करने का काम आएगा। ओके, नेक्स्ट है एक्सक्रीशन प्लांट्स। अब प्लांट्स में एक्सक्रीशन होता है, कुछ चीज़ें जो वेस्ट मटेरियल उसको रिलीज किया जाता है। जैसे वाटर को रिलीज करना क्या बोला जाता है, ट्रांसपिरेशन। ऑक्सीजन को रिलीज करना, फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन रिलीज होता है। अच्छा, डेड सेल्स क्या होते हैं, ड्राई लीव्स फॉल ऑफ। दैट मीन जब जो लीव्स होते हैं जब क्या हो जाते हैं, उनके सेल्स डेड हो जाता है, तो क्या होता है, पेड़ जो पौधे या पेड़ है वो उनको क्या करते हैं, गिरा देते हैं। दूसरे अदर्स क्या है, जैसे रेजिन है, कुछ गम्स है, ये भी किस में आते हैं, प्लांट के एक्सक्रिएशन। दैट मीन्स इन सारे चीज़ों को प्लांट क्या करते हैं, एक्सक्रिएट कर देते हैं। ओके, हाँ, नेक्स्ट है पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस का मतलब क्या होता है कि एक ऑटोमेटिक सिस्टम है हमारे बॉडी का। जैसे हमने खाना खा लिया तो खाना क्या, जो भी फूड होगा वो फूड कहाँ चला जाएगा, ईसोफेगस से होता हुआ स्टमक में चला जाएगा। स्टमक से कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन। दैट मीन्स ये ऑटोमेटिक होता है, हमें इसके लिए अलग से मशीन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो बेटा ये पेरिस्टाल्सिस का मतलब क्या होता है, एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, ऑटोमेटिक प्रोसेस है जिसमें फूड क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम से आगे बढ़ेगा, कंटिन्यू वन स्टेप टू अनदर स्टेप कंटिन्यू आगे बढ़ता रहेगा। ओके, जैसे किडनी से क्या होता है, किडनी ब्लड को फिल्टर करते हैं, फिल्टर करने के बाद वहाँ पर यूरिन बनता है, तो यूरिन को ब्लेडर तक ऑटोमेटिक पहुँचाया जाता है, उसके लिए अलग से कोई फंक्शन की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक चीज़ें हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है, आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द टिश्यू। दैट मीन्स आर्टरीज का पहला काम क्या है कि हार्ट से टिश्यूज तक ब्लड को पहुंचाने का काम आर्टरीज का है। वेन्स का इसका उल्टा है, वेन्स क्या करते हैं, टिश्यू से हार्ट तक लाते हैं, जस्ट ऑपोजिट हो गया। अच्छा, आर्टरीज में क्या होता है, हमेशा प्योर ब्लड फ्लो होता है। प्योर का सेंस क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दैट मीन्स हमेशा आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा, लेकिन एक्सेप्शन कौन है, पल्मोनरी आर्टरी, जिसमें इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है। ओके, राइट। वेन्स हमेशा इम्प्योर ब्लड कैरी करता है, लेकिन एक्सेप्शन कौन है, पल्मोनरी वेन्स, जिसमें प्योर ब्लड, प्योर का सेंस क्या है, ऑक्सीजनेटेड, इम्प्योर का सेंस क्या है, इम्प्योर दैट मीन्स डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, थर्ड नंबर,
इसमें क्या होता है, ब्लड क्या होता है, ब्लड का जो प्रेशर होता है बहुत हाई होता है, क्योंकि आर्टरी अंदर होते हैं तो यहाँ पर जो प्रेशर होता है यानी स्किन के बहुत ही अंदर होता है, तो इसका प्रेशर बहुत हाई होता है। और यहाँ पर क्या होता है, ये कंटिन्यू जैसे पंप होता है ब्लड, तो कंटिन्यू झटके से कंटिन्यू आगे बढ़ता रहता है, मतलब बहुत ही हाई प्रेशर होता है आर्टरीज में। लेकिन कंपेयर करें वेंस का, तो वेंस में जो होता है ब्लड का प्रेशर बहुत ही कम रहता है। यहाँ पर ब्लड का प्रेशर क्या रहता है, कम रहता है, मतलब यहाँ पर स्मूथली फ्लो होता है और कोई झटके नहीं, कंटिन्यू फ्लो होता है और स्लोली फ्लो होता है। ओके नेक्स्ट, अगर हम बात करें आर्टरीज की, तो आर्टरीज का जो वॉल होता है बहुत ही मोटा होता है, मतलब थिक होता है और इलास्टिक होता है। इलास्टिक मतलब वो क्या हो सकता है, प्रेशर के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो स्ट्रेच हो सकता है। इलास्टिसिटी मतलब वो उसको इसके डायमीटर को बड़ा छोटा करने को हो सकता है अपने से। लेकिन अगर हम बात करें वेंस की, तो वेंस के जो वॉल होता है वो थिन होता है, पतला होता है और लेस इलास्टिक, मतलब बहुत ही कम इलास्टिसिटी होती है इसमें, राइट। फिफ्थ पॉइंट, जब किसी भी ऑर्गेनिज्म डेथ हो जाते हैं, उस कंडीशन में आर्टरीज जो होते हैं वो टोटली खाली होता है, एम्प्टी हो जाता है, इसमें किसी भी टाइप का ब्लड नहीं रहता उस कंडीशन में, क्योंकि आर्टरीज में ब्लड कहाँ से आता है, हार्ट से। हार्ट पंप करता है तभी वो आगे बढ़ता है। तो जब इंसान का डेड होता है तो हार्ट काम नहीं करता, ब्लड आगे नहीं भेजता, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, जो आर्टरीज में ब्लड नहीं रहता, खाली रहता है। लेकिन अगर हम किसकी बात करें वेंस की, तो वेंस में क्या होता है, डेड होने के बाद भी ब्लड उसमें रहता है। ओके नेक्स्ट, आर्टरीज जो होते हैं ये बहुत ही बॉडी के अंदर में होते हैं, डीपली सिचुएटेड इन द बॉडी, मतलब बॉडी के अंदर में सिचुएटेड है। लेकिन अगर वेंस की बात करें, ये कहाँ होते हैं, ये सरफेस में होते हैं, अपर सरफेस, जिसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं। ओके, तो ये था डिफरेंस किसके किसके बीच में, आर्टरीज एंड वेंस के बीच में डिफरेंस। ओके नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, तो एरोबिक रेस्पिरेशन का सिंपल मतलब है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड का ब्रेक होना। एनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो फूड होगा यानी ग्लूकोज होगा उनको ब्रेक डाउन हो जाना। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इसमें क्या होता है, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, दैट मीन्स ऑक्सीजन इसमें नेसेसरी है। और एनएरोबिक में क्या होता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो जाता है। अच्छा, एरोबिक रेस्पिरेशन होता कहाँ पर, ये साइटोप्लाज्मा एंड माइटोकॉन्ड्रिया में ये होता है। किसी भी सेल के जो साइटोप्लाज्मा एंड माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है। लेकिन अगर हम एनएरोबिक की बात करें तो यहाँ पर ओनली साइटोप्लाज्मा, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता, ओनली साइटोप्लाज्मा में होता है। अच्छा, एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, मतलब वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो यहाँ पर ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है वो इनकम्प्लीट होता है और इसमें जो बाई प्रोडक्ट बन जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड एल्कोहल बनता है लास्ट में। ओके, अच्छा, जब 1 मोल ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो वो कितना रिलीज करते हैं एनर्जी। अगर एरोबिक होगा दैट मीन्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लूकोज तो 673 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज करता है। लेकिन अगर वही ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो, तो उस कंडीशन में 21 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज करता है। अगर तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा तो कितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, 673 किलो कैलोरी एनर्जी। लेकिन अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में ब्रेक डाउन हो तो कितना, 21 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज करेगा। ओके, फिफ्थ वन, इस प्रोसेस में अगर 1 मोल ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो 38 एटीपी एनर्जी रिलीज होता है। हमने पहले एटीपी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो यहाँ पर
यहाँ पर 2 ATP, यहाँ पर 2 लिखा होगा ना, 2 ATP जो होगा 2 ATP यहाँ पर रिलीज होगा। दैट मीन्स एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 ATP और एनएरोबिक में जब ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है 1 मोल तो 2 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं। नेक्स्ट है फर्मेंटेशन। ओके, फर्मेंटेशन का सिंपल मतलब क्या होता है? फर्मेंटेशन का मतलब होता है कि अगर कोई फूड यानी ग्लूकोज ऑक्सीजन के एब्सेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में ब्रेक डाउन होगा मतलब उसको हेल्प कौन करेंगे? एंजाइम्स। तो इसमें क्या होगा? लेस एनर्जी, मतलब हमें एनर्जी क्या मिलने वाला है? बहुत ही कम मिलने वाला है।